अरे साहब जी, आप यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो, तुम 2 दिन से काम पे क्यों नहीं आती? किसी ने कुछ कहा है क्या? साहब जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। जब मैंने बड़े साहब जी से पैसे मांगे तो क्या तो बड़े साहब बोले? कि अगर पैसे चाहिए तो मेरे साथ वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? पापा ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, बड़े साहब जी ने ये सब कहा है। तुम एक काम करो, मैं अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, पहले तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ। जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाए तो तुम काम पर आ जाना। ये सब बात वही करते हैं, और अगर ये सब झूठ निकला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी? ठीक है साहब जी, मैं माँ के ठीक होने के बाद काम पे आ जाऊंगी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मुंबई शहर की, जहां मुंबई के इलाके में एक बहुत बड़ा बंगला था। संगमरमर की सीढ़ियां, कांच की दीवारें, महंगी गाड़ियां और हर कोने में चमक। लेकिन उस चमक के बीच रहने वाला लड़का रोहन अंदर से बहुत खाली था। रोहन करोड़पति बिजनेसमैन दिग्विजय शर्मा का इकलौता बेटा था। पैसे की कमी उसने कभी देखी ही नहीं। बचपन से ही हर चीज उसे बिना मांगे मिल जाती थी। महंगे स्कूल, विदेशी कपड़े, लग्जरी कार, क्लब, पार्टियां, सब कुछ। लेकिन उसके घर में काम करने वाले लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उन्हीं में एक थी नायरा, करीब 21 साल की दुबली पतली लड़की, हमेशा साधारण कपड़ों में सिर झुकाकर काम करने वाली। वो रोज सुबह सबसे पहले आती, चुपचाप झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और बिना किसी से ज्यादा बात किए शाम से पहले चली जाती। घर के बाकी नौकर उससे मजाक करते, कभी डांटते, कभी काम टाल देते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन किचन में काम करते हुए बूढ़ी कुक शांतिबाई बोली, अरे नायरा, तू इतनी जल्दी क्यों भागती है रोज? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। नायरा बस हल्का सा मुस्कुराई। घर पर मां अकेली होती है और छोटा भाई भी। बस इतना कहकर वो फिर काम में लग गई। रोहन ने उसे कई बार देखा था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए घर के नौकर सिर्फ काम करने वाले लोग थे, इंसान नहीं। लेकिन एक चीज अलग थी, नायरा कभी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाती थी जो उसकी नहीं हो। कई बार पैसे खुले पड़े रहते, सामान सामने होते, मगर उसकी नजर भी नहीं जाती। एक बार रोहन की महंगी घड़ी सोफे के नीचे गिर गई थी। शाम को उसने ढूंढी तो नहीं मिली। उसे लगा किसी ने चुरा ली। तभी नायरा धीरे से आई और बोली, साहब, ये सोफे के नीचे थी। उसने घड़ी दोनों हाथों से आगे कर दी। रोहन ने बिना धन्यवाद बोले घड़ी ले ली, बस हल्का सा सिर हिलाया। लेकिन जाते जाते पहली बार उसने सोचा, अजीब लड़की है। दिन बीतते गए, फिर अचानक एक दिन नायरा काम पर नहीं आई। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैनेजर महेश चिल्लाने लगा, आजकल के लोग भरोसे के लायक नहीं होते, पैसे मिलते हैं फिर भी काम छोड़ देते हैं। तीसरे दिन भी वो नहीं आई। अब घर में परेशानी होने लगी, काम बढ़ गया, सब चिड़चिड़े हो गए। महेश बोला, साहब, ऐसी लड़की को वापस मत रखना, बिना बताए गायब हो गई। रोहन उस समय मोबाइल देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने सिर उठाकर पूछा, कहाँ रहती है वो? महेश थोड़ा हैरान हुआ। स्लम में, धारावी की तरफ कहीं? पूरा पता नहीं? पता? रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन अजीब सा हो गया। उसे याद आया, वो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती थी, कभी बहाना नहीं बनाती थी, फिर अचानक गायब क्यों हो गई? उस रात पार्टी में भी उसका मन नहीं लगा। दोस्तों की बातें, तेज संगीत, हंसी, सब शोर जैसा लग रहा था। घर लौटकर वो बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। नीचे सड़क पर कुछ मजदूर रात में भी काम कर रहे थे। तभी अचानक उसके दिमाग में नायरा का चेहरा आया, थका हुआ लेकिन शांत। अगली सुबह उसने अचानक कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ साहब? रोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, धारावी। ड्राइवर को यकीन नहीं हुआ कि करोड़पति घर का बेटा खुद से जा रहा है। जैसे जैसे कार उस इलाके की तरफ बढ़ी, सड़कों की चौड़ाई कम होती गई, चमक गायब होती गई और बदबू, भीड़ और टूटे घर दिखने लगे। रोहन पहली बार इस दुनिया में आया था। कार अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे पैदल जाना पड़ा। चारों तरफ संकरी गलियां, गंदा पानी, टीन की छतें, नंगे पांव बच्चे, बीमार बूढ़े।
ये सब उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। उसने कई लोगों से पूछा, यहां नायरा रहती है, काम करती है बड़े घर में? एक बूढ़ी औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उंगली से एक तंग गली की तरफ इशारा किया। आखिरी में जो टूटी झोपड़ी है वही रहती हैं। रोहन धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे वो किसी अनजाने डर की तरफ जा रहा हो। गली के आखिर में सचमुच एक बेहद जर्जर झोपड़ी थी। टीन की छत आधी टूटी हुई, दरवाजा कपड़े का, बाहर मिट्टी में पड़ा एक पुराना बर्तन। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी, बहुत कमजोर, दर्द भरी। रोहन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा हटाए या वापस लौट जाए। लेकिन अगले ही पल अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, पानी, कोई पानी दे दो। उसका दिल जैसे कस गया। उसने कांपते हाथों से कपड़े का पर्दा हटाया और जैसे ही अंदर कदम रखा, जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। बस एक कोने में टूटी खिड़की से आती हल्की रोशनी सब कुछ दिखाने के लिए काफी थी। जमीन पर एक पुराना गद्दा बिछा था, जिस पर एक बूढ़ी औरत कंकाल जैसी हालत में पड़ी खांस रही थी। उसके होंठ सूखकर सफेद हो चुके थे, आंखें अंदर धंस गई थीं और शरीर इतना कमजोर था कि जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी रह गई हो। पास ही एक छोटा सा लड़का बैठा था, जो डर और भूख से चुपचाप उस औरत को देख रहा था। उसके सामने एक खाली लोटा रखा था। शायद उसी से वो पानी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोटा बिल्कुल सूखा था। झोपड़ी में खाने की कोई चीज नहीं थी, न चूल्हे में राख, न बर्तन में दाल, न कहीं अनाज का दाना। रोहन कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। उसे पहली बार समझ आया कि गरीबी कैसी दिखती है, कैसी महकती है और कितनी चुपचाप इंसान को तोड़ देती है। तभी वो बूढ़ी औरत फिर कराही। पानी उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हर शब्द निकालने में उसकी जान जा रही हो। रोहन ने तुरंत चारों तरफ देखा। कोने में एक टूटी बाल्टी में थोड़ा गंदा पानी था। उसने बिना सोचे वही पानी लोटे में भरा और धीरे से उस औरत के होठों से लगाया। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ताकत नहीं थी। रोहन ने ही सहारा देकर उसे पानी पिलाया। पानी के 2 घूंट अंदर जाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर आहट हुई। रोहन ने पलटकर देखा। दरवाजे पर नायरा खड़ी थी। उसके हाथ में दवाई का छोटा सा पैकेट और आधा भरा पानी का बोतल था। उसे सामने रोहन को देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। नायरा की आंखों में डर, शर्म और घबराहट सब एक साथ था। उसने जल्दी से अंदर आकर बोतल जमीन पर रख दी और मां के पास बैठ गई। मां, पानी ले आई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर धीरे से उसने मां का सिर अपनी गोद में रखा और बोतल से पानी पिलाने लगी। बूढ़ी औरत ने मुश्किल से आंखें खोलकर बेटी को देखा, जैसे उसे पहचानने में भी ताकत लग रही हो। रोहन अभी भी स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्या पूछे। ये वही लड़की थी जो उसके घर में चुपचाप काम करती थी और यहां उसकी जिंदगी इतनी भयानक हालत में थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आई? नायरा ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, मां बीमार है, बस इतना ही। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनमें इतना दर्द था कि रोहन के पास आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं बची। तभी छोटा लड़का धीरे से बोला, दीदी, भूख लगी है। उसकी आवाज इतनी मासूम और कमजोर थी कि सुनते ही रोहन के सीने में कुछ टूट सा गया। नायरा ने तुरंत उसका सिर सहलाया, बस अभी कुछ लाती हूं। लेकिन वह जानती थी कि झोपड़ी में कुछ भी नहीं है। रोहन ने चारों तरफ फिर देखा। सचमुच खाने की एक भी चीज नहीं थी। उसे याद आया कि वह घर से निकलते समय बस फोन और वॉलेट लेकर आया था। उसने जेब से पैसे निकालकर नायरा की तरफ बढ़ाए। ये रखो, खाना ले आओ। नायरा ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए, जैसे पैसे छूना भी गलत हो। नहीं साहब, मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन स्वाभिमान भी उतना ही मजबूत था। रोहन को पहली बार समझ आया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, हालात बनाते हैं।
उसने थोड़ा सख्त होकर कहा, यह मदद नहीं है, अभी जरूरत है। नायरा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने पैसे फिर भी नहीं लिए। तभी बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, ले ले बेटा, बच्चे भूखे हैं। ये सुनते ही नायरा टूट गई। उसने कांपते हाथों से पैसे ले लिए और सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपककर जमीन पर गिर रहे थे। रोहन को ऐसा लगा जैसे उन आंसुओं की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही हो। उसने तुरंत कहा, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूं। बिना जवाब का इंतजार किए वो बाहर निकल गया। गली में आते ही उसे लगा जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कुछ ही देर पहले वो जिस दुनिया से आया था वो अब बहुत दूर लग रही थी। उसने पास की दुकान से जितना मिल सकता था सब खरीद लिया। चावल, दाल, दूध, ब्रेड, बिस्किट, फल, दवाइयां। दुकानदार भी हैरान था कि इतना महंगा कपड़े पहना लड़का स्लम में इतना सामान क्यों खरीद रहा है। वो वापस झोपड़ी में पहुंचा और बोला कि ये लो राशन। नायरा ने चुपचाप सामान लिया और तुरंत चूल्हा जलाने लगी। थोड़ी ही देर में झोपड़ी में पहली बार खाने की खुशबू फैलने लगी। बूढ़ी मां की आंखों में भी चमक लौट आई और छोटा भाई चुपचाप बैठा इंतजार करने लगा। रोहन दरवाजे के पास खड़ा यह सब देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि असली खुशी क्या होती है, जब कोई भूखा पेट भरकर खा सके। जब खाना तैयार हुआ तो नायरा ने सबसे पहले मां को खिलाया, फिर भाई को और सबसे आखिर में खुद खाने बैठी। रोहन ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं खाया? उसने बस इतना कहा, इनके बिना मेरा पेट कैसे भर सकता है। ये सुनकर रोहन के अंदर कुछ गहराई से हिल गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि इस छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले लोग उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि इनके पास एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार है। वो धीरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी पीछे से नायरा की आवाज आई, साहब। वो रुका। उसने मुड़कर देखा तो नायरा खड़ी थी, आंखों में कृतज्ञता और संकोच दोनों। उसने धीमे से कहा, आज अगर आप नहीं आते तो शायद वो आगे नहीं बोल पाई। उसकी आवाज रुक गई, लेकिन बात पूरी हो गई थी। रोहन ने कुछ नहीं कहा, उसके पास शब्द नहीं थे। वो बस चुपचाप बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसे महसूस हुआ कि आज उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी है, क्योंकि पहली बार उसने पैसे से नहीं, इंसानियत से किसी को बचाया था। बाहर निकलते के बाद रोहन कुछ देर वहीं गली में खड़ा रह गया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आसपास वही बदबू, वही गंदगी, वही शोर था, लेकिन अब उसे कुछ भी वैसा नहीं लग रहा था जैसा आते समय लगा था। अब हर चीज में उसे दर्द दिख रहा था, मजबूरी दिख रही थी। उसने कार तक पहुंचकर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर बैठने से पहले एक बार फिर पीछे मुड़कर उस तंग गली की तरफ देखा जहां वो झोपड़ी थी। उसे लगा जैसे उसका एक हिस्सा वहीं छूट गया हो। कार चल पड़ी, लेकिन रास्ते भर रोहन चुप रहा। घर पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, महंगा फर्नीचर, बड़ी स्क्रीन, मुलायम बिस्तर, लेकिन आज उसे ये सब बोझ जैसा लग रहा था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, सूखी हुई बूढ़ी मां, भूखा छोटा भाई और नायरा की झुकी हुई आंखें। उसने सिर पकड़ लिया। पहली बार उसे अपने पैसे बेकार लग रहे थे। शाम तक वह कमरे से बाहर नहीं निकला। नीचे डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान लगे थे, लेकिन उसे भूख नहीं थी। उसने बस पानी पिया और फिर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। दूर शहर की चमकती रोशनियां दिख रही थी, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उस चमक के पीछे कितना अंधेरा छिपा है। अचानक उसे याद आया कि नायरा की मां की हालत बहुत खराब थी। अगर इलाज नहीं हुआ तो यह सोचते ही उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत फोन उठाया और अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, उसने बिना भूमिका के कहा। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, कहा? रोहन ने बस इतना कहा, किसी की जान बचानी है। कुछ ही देर में कार फिर उसी दिशा में दौड़ रही थी। डॉक्टर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रोहन ने झोपड़ी से कुछ दूरी पर कार रोक दी। रोहन और डॉक्टर दोनों पैदल चलकर झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसे अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने बिना रुके पर्दा हटाया
और अंदर चला गया। अंदर वही दृश्य था, लेकिन और भी भारी। नायरा मां के पास बैठी रो रही थी और छोटा भाई चुपचाप कोने में बैठा था। बूढ़ी मां की सांसें बहुत तेज चल रही थी, जैसे हर सांस आखिरी हो सकती हो। डॉक्टर ने बिना समय गवाए उनकी नब्ज देखी, आंखें चेक की, फिर बैग से इंजेक्शन निकाला। कुछ ही मिनटों में झोपड़ी में हलचल बढ़ गई। नायरा घबराई हुई सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने धीरे से कहा, हालत बहुत कमजोर है, लेकिन अभी संभल सकती है। यह सुनते ही नायरा फूट कर रो पड़ी। उसने मां का हाथ पकड़ लिया और बार बार भगवान का नाम लेने लगी। छोटा भाई भी उसके पास आकर चिपक गया। रोहन कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी अपने के लिए चिंतित हो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और सख्त आवाज में कहा, खाना और दवा समय पर मिलती रहे तो ठीक हो जाएंगी, नहीं तो। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया, लेकिन बात साफ थी। रोहन ने तुरंत कहा, जो भी जरूरत हो मैं करूंगा। डॉक्टर ने उसे देखा, जैसे पहली बार समझा हो कि यह लड़का यहां क्यों आया है। डॉक्टर के जाने के बाद झोपड़ी में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। नायरा ने आंसू पोंछे और धीमे से कहा, आपने इतना सब क्यों किया साहब? उसके सवाल में हैरानी भी थी और डर भी, जैसे वह किसी कीमत की आशंका कर रही हो। रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो मदद करे। उसके शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। नायरा ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। शायद पहली बार उसे वह सिर्फ मालिक नहीं, एक इंसान लगा। रात होने लगी थी। झोपड़ी के बाहर अंधेरा घिरा आया था, लेकिन अंदर एक छोटी सी उम्मीद जल उठी थी। रोहन जाने लगा तो छोटा भाई धीरे से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया कल भी आओगे? यह सुनते ही रोहन का गला भर आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे अपना मान लिया हो। उसने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ आऊंगा। बच्चे के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। रोहन बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे। उसे लगा जैसे वह खाली हाथ नहीं जा रहा, बल्कि कुछ अनमोल लेकर जा रहा है। कार में बैठते ही उसने आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिंदगी का मतलब सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं होता। कभी कभी किसी अजनबी के लिए रुक जाना ही इंसान होने की असली पहचान है। उसे नहीं पता था कि यह फैसला आगे उसकी पूरी दुनिया बदल देगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह फैसला आगे उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। अगले दिन सुबह रोहन बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। बार बार वही झोपड़ी, वही बीमार मां और उस बच्चे की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। भैया कल भी आओगे? वो बिना कुछ खाए तैयार हुआ और ड्राइवर से बोला, सीधे बाजार चलो। रास्ते भर वह चुप रहा, बस यही सोचता रहा कि आज उन्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। रोहन ने बाजार से उसने ढेर सारा सामान खरीदा, राशन, खल, दूध, दवाइयां, कंबल, यहां तक कि छोटा स्टोव भी। दुकानदार हैरान था। रोहन ने सब कार में रखवाया और स्लम पहुंच गया। अब उसके कदमों में झिझक नहीं थी। गली के लोग उसे पहचानने लगे थे। वो झोपड़ी के सामने पहुंचा और आवाज दी। नायरा अंदर से खांसी की आवाज आई। फिर नायरा बाहर आई। उसे देखकर वो चौंक गई। आंखों में थकान थी, पर डर कम था। रोहन ने चुपचाप सामान अंदर रखवाना शुरू कर दिया। चावल, दूध, फल, दवाइयां। छोटा सा कमरा भर गया। नायरा बस देखती रही, जैसे यकीन न हो। मां ने अंदर से पूछा, कौन आया है बेटा? नायरा बोली, वही साहब। मां की आंखों में आंसू आ गए। छोटा भाई खुशी से सामान छूने लगा। नायरा ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वो मुस्कुरा दिया, और वही मुस्कान रोहन के दिल तक उतर गई। कुछ देर बाद नायरा ने धीमे से कहा, साहब इतना सब मत किया कीजिए, हम आदी नहीं हैं। रोहन बोला, ये दान नहीं, जरूरत है। तभी उसकी नजर एक पुरानी फोटो पर पड़ी। उसने पूछा, ये कौन? नायरा बोली, पापा 1 साल पहले चले गए। रोहन समझ गया कि उसी के जाने के बाद सब बिखर गया।
तभी बाहर से लोगों की फुसफुसाहट आने लगी। कोई कह रहा था, लड़की ने बड़ा आदमी फंसा लिया। किसी ने हंसते हुए कुछ और कहा। ये बातें अंदर तक सुनाई दे रही थी। नायरा का चेहरा झुक गया। उसने धीमे से कहा, आप अब मत आया कीजिए, लोग गलत बोल रहे हैं। उसके शब्द दर्द से भरे थे। रोहन ने पहली बार महसूस किया कि समाज की नजर मदद से ज्यादा भारी होती है। उसने कहा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो इलाज कैसे होगा? नायरा चुप रही। तभी मां बोली, लोग तो कुछ भी कहेंगे बेटा, भूखे को खाना देने वाला भगवान होता है। ये सुनते ही नायरा रो पड़ी। छोटा भाई रोहन का हाथ पकड़कर बोला, भैया आप आना, हमें अच्छा लगता है। उस मासूम आवाज ने सब कुछ छोटा कर दिया। रोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। शायद ये सिर्फ दया नहीं, अपनापन था। नायरा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, जो आंसुओं से भीगी थी। शाम होने लगी। जाते समय मां ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा। रोहन ठिठक गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे दिल से दुआ दी थी। वो बाहर निकला तो गली में खड़े लोग चुप हो गए। इस बार उसे किसी की परवाह नहीं थी। कार में बैठते ही उसे महसूस हुआ कि वो बदल चुका है। अब वो वही लापरवाह अमीर लड़का नहीं रहा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना समझ गया था कि अब वह इस परिवार से खुद को अलग नहीं कर पाएगा। खैर दोस्तों, दिन बीतते गए और रोहन का वहां आना उस झोपड़ी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब वह सिर्फ सामान नहीं, अपना समय लेकर आता था। कभी दवा देता, कभी खाना बनवाता, कभी छोटे भाई को पढ़ाता, तो कभी बूढ़ी मां के पास बैठकर बातें करता। धीरे धीरे मां की हालत सुधरने लगी और झोपड़ी में पहली बार उम्मीद दिखने लगी। लेकिन रोहन के घर में बदलाव साफ नजर आने लगा। उसके पिता ने पूछ लिया, कहां जाते हो रोज? रोहन ने शांत होकर कहा, एक परिवार की मदद करने। पिता हंस पड़े, दुनिया के सारे गरीबों की जिम्मेदारी ले ली क्या? ये सुनकर रोहन चुप हो गया, पर अंदर कुछ टूट गया। एक शाम जब वो झोपड़ी पहुंचा तो माहौल भारी था। नायरा चुप, भाई चुप और मां की आंखों में आंसू। उसने पूछा, क्या हुआ? नायरा बोली, मकान मालिक झोपड़ी खाली करने को कह रहा है, पैसे नहीं दिए तो निकाल देगा। अगले ही दिन रोहन ने पैसे देकर कागज बनवा दिया कि उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। जब वो खबर लेकर आया तो भाई खुशी से उछल पड़ा। मां रोने लगी और नायरा बस उसे देखती रह गई। उसके बाद रोहन घर चला गया और बालकनी में खड़ा होकर शहर की तरफ देख रहा था। लेकिन उसी रात अस्पताल से फोन आया, मरीज की हालत बिगड़ गई है, जल्दी आइए। रोहन दौड़ा। वहां नायरा फर्श पर बैठी रो रही थी। भाई उससे चिपका था और मां आईसीयू में थी। डॉक्टर ने कहा, शरीर बहुत कमजोर है, थोड़ी देर बाद सब खत्म हो गया। नायरा की मां ने आईसीयू में दम तोड़ दिया। नायरा की चीख सुनकर पूरा अस्पताल गूंज उठा। भाई डरकर रोने लगा। रोहन ने पहली बार किसी को इतना टूटते देखा। नायरा उससे लिपट कर रो पड़ी, अब हमारा कोई नहीं है। रोहन भी एकदम से सदमे में चला गया कि अब इन लोगों का ख्याल कौन रखेगा। अंतिम संस्कार के बाद झोपड़ी और भी सुनी हो गई। भाई चुप रहने लगा। नायरा की आंखों में आंसू भी सूख गए। एक दिन भाई ने धीमे से पूछा, भैया आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? रोहन ने उसे गले लगा लिया, कभी नहीं। उसी पल उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ मदद नहीं, रिश्ता बन चुका है। उसने नायरा का हाथ पकड़ा और कहा, नायरा मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताओगी? क्या तुम मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी बनकर मेरे घर चलोगी? नायरा ने कहा, क्या आपके पिता मुझे गरीब लड़की को अपनी बहू स्वीकार करेंगे? रोहन ने कहा, तुम किसी प्रकार की टेंशन मत लो, मेरे पिता के लिए मेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। नायरा ने भाई की तरफ देखा, उसकी उम्मीद भरी आंखें देखी और चुपचाप सिर हिलाकर हां कर दिया। कुछ महीनों बाद वही महल अब बदल चुका था। भाई स्कूल जाने लगा, नायरा घर संभालने लगी और रोहन सच में खुश रहने लगा। एक दिन बालकनी से नीचे खेलते बच्चे को देखकर वो मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, अपने लोगों में होती है। तभी पीछे से नायरा ने चाय दी। उनकी आंखें मिली, बिना झिझक, बिना दूरी, सिर्फ अपनापन। मुंबई की वही चमकती रात थी, वही ऊंची इमारतें, लेकिन अब रोहन के दिल में अंधेरा नहीं था,
क्योंकि एक गरीब नौकरानी की झोपड़ी ने उसे वह सिखा दिया था जो करोड़ों रुपए नहीं सिखा पाए, कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके पैसे या स्टेटस से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता से इंसान बड़ा बनता है। सच्ची मदद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में किसी के साथ खड़ा होना है। जब हम किसी और की जिंदगी संवारते हैं, तभी हमारी अपनी जिंदगी भी बदलती है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप रोहन की जगह होते तो क्या आप भी उस झोपड़ी तक जाते? क्या आप किसी अनजान गरीब परिवार की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत कर पाते? और आपके अनुसार इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका था, रोहन का या नायरा का? और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि इंसानियत की ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही सच्ची, भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।